हेलो दोस्तों, कहानी के भाग एक में आपका स्वागत है। कहानी का नाम है मोहब्बत नहीं इबादत है तू मेरी। उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मुंबई, सपनों की नगरी, ममता की शाम, अनाथ आश्रम। सुबह करीब 10 बजे दो लड़कियां बस भागी जा रही हैं, एक आगे और एक उसके पीछे। आगे वाली लड़की, जिसका नाम गिन्नी है, भागती हुई ही कहती है, अरे मेरी माँ, माफ कर देना, अब हो गई गलती, आगे से ये गलती नहीं दोहराऊंगी, पक्का वाला प्रॉमिस। अब दूसरी लड़की बोलती है, वो तो तुम तब दोहराओगी ना जब मैं तुम्हें छोड़ूंगी, इस बार के लिए। गिन्नी, नहीं नहीं, प्लीज मान जाना यार। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं अपनी गलती सुधार देती हूँ, फिर तो ठीक रहेगा ना। दूसरी लड़की, बिल्कुल नहीं, इसकी सजा तो तुम्हें मिलके ही रहेगी। और आगे वाली लड़की भागती भागती, एक औरत लगभग 50 वर्ष की होगी, के पीछे जाके छुप जाती है और बोलती है, प्लीज दाई माँ, बचा लो मुझे इस ज्वालामुखी की अम्मा से। सरला जी, दाई माँ, अरे क्या हुआ है गिन्नी, किसे भाग रही हो? इतने में दूसरी लड़की भी हाफती हुई वहां पहुंच जाती है और दाई माँ से कहती है, दाई माँ, आप जाइए, आज मैं छोड़ूंगी नहीं इस गिन्नू की बच्ची को। अरे लेकिन बात क्या है शवि बेटा, पहले बताओ तो। जी हाँ, शवि नाम है हमारी इस कहानी की नायिका का, जो बिल्कुल अपने नाम की ही तरह है। नहीं नहीं, सूरत से नहीं, सीरत से। सूरत से तो चांद को भी मात दे दी, ऐसी खूबसूरती की मिसाल है। दूध सा गोरा रंग, भूरी आंखें, काले लंबे बाल जो कि चोटी में बंधे हुए कमर तक झूल रहे थे, एकदम गुड़िया जैसी है दिखने में। और सीरत तो इतनी शीतल कि किसी को भी एक पल में ही अपना बना ले। गिन्नी, कुछ नहीं हुआ है दाइमा, ये तो ऐसे ही सुबह सुबह मेरे पीछे पड़ी हुई है। शवि, अच्छा कुछ नहीं हुआ है तो बताओ क्यों भाग रही हो मुझसे? दाइमा, शवि, बेटा तुम्हें पता है ना वो कुछ नहीं बताने वाली, तो तुम ही बता दो ना कि क्यों सुबह सुबह तुम दोनों टॉम एंड जेरी की तरह बनी हुई हो। शवि, ठीक है दाइमा, आप बताइएगा कि मेरे बेड के सामने जो वॉल है उस पर क्या लगा हुआ है हमेशा से? दाइमा, अरे ये तो सबको पता है, इसमें क्या नया है? शवि, नया ये है दाइमा कि इस महान हस्ती ने वहां पर से उसे हटाकर अपने सलमान खान को चिपका डाला, और वो भी शर्टलेस पोज में। और सुबह सुबह जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे उस वाहियात सी फोटो के दर्शन करने पड़ गए। आज पहली बार ऐसा हुआ कि सुबह मैंने किसी और के दर्शन करके दिन की शुरुआत की, और वो भी। कहते हुए शवि को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। गिन्नी, अरे यार क्या कह रही हो तुम? सलमान खान की फोटो को वाहियात कह रही हो? पता है लड़कियां मरती हैं उस पे। हाँ, तभी तो मुझे मरने का कोई शौक नहीं है अभी। कहते हुए शवि चुपचाप जाके गिन्नी का कान पकड़ लेती है और गिन्नी उसे छुड़वाते हुए कहती है, प्लीज शवि, छोड़ ना यार, लाइफ में कभी कुछ चीजों को बदल के भी देख लेना चाहिए। चुप कर जा नौटंकी, कुछ चीजें कभी नहीं बदलेंगी, समझी ना? हमारे दिन की शुरुआत बस उन्हीं के दर्शन करके होगी हमेशा। फिर गिन्नी ऊपर की तरफ देखते हुए कहती है, क्या जादू किया है आपने महादेव इस लड़की पर? आपके अलावा इसे कुछ और दिखता ही नहीं है दाइमा, ये उसकी भक्ति का जादू है गिन्नी। गिन्नी बेटा, ये तो ताउम्र ऐसा ही रहेगा। कहते हुए प्यार से शवि के गाल को छू लेती है। शवि, चल अब गिनू अपने उस पोस्टर को हटाओ और दोबारा से मेरे महादेव की तस्वीर लगाओ, मुझे पूजा करनी है। ठीक है, चल मेरी जलपरी। फिर गिन्नी को अपनी गलती सुधारनी पड़ती है। शवि अपनी पूजा करके आती है। फिर सब लोग, आश्रम के सभी बच्चे और दाई माँ और वहाँ के छोटे मोटे काम संभालने वाली औरतें मिलके नाश्ता करते हैं। दाई माँ ने ये आश्रम लगभग 30 साल पहले खोला था, क्योंकि एक कार एक्सीडेंट में उनका सुखी परिवार, जिसमें उनके पति के साथ उनके 2 बच्चे भी थे, वो उनसे हमेशा के लिए बिछड़ गए। वो अकेले ही रह गई थी और धन संपत्ति को उन्होंने ऐसे ही आश्रम और कुछ वृद्ध आश्रम खोलकर काम में लगा दिया, और खुद इसी आश्रम यानी कि ममता की छांव में ही रहने लग गई। डेनवर, अमेरिका, एक लड़का अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा हुआ कुछ फाइल्स चेक कर रहा था, और उसने इंटरकॉम पर एक कॉल लगाई, और उसी समय एक आदमी ने उसके कैबिन पर नॉक किया। कम इन, उस लड़के ने कहा, तो वो आदमी अंदर आ गया और हाथ बांधकर उसके सामने खड़ा हो गया। मेरी टिकट कंफर्म हो गई है? उसने पूछा। जी जी सर, हो गई है, कल सुबह 11 बजे की फ्लाइट है। और उस लड़के ने अपनी भौहें उचकाकर पूछा, और वो सॉरी सर, उसने डरते डरते जवाब दिया। किस लिए? वो आपके जाने की खबर लीक हो गई सर। कैसे? मेरे इतने सख्त इंस्ट्रक्शंस के बावजूद कैसे ये बात मीडिया तक पहुंच सकती है? पता नहीं सर, हमने तो बहुत सावधानी से काम किया। अब आपके हर एक्शन को कवर करने को मीडिया अपनी पैनी नजर रखती है, तो कुछ नहीं कर सकते। सो सॉरी सर, आपका सरप्राइज खराब हो गया, माफ कर दीजिए सर। यू नो व्हाट, मैं अपनी फैमिली को सरप्राइज देना चाहता था, पर तुम्हारी लापरवाही से सब गड़बड़ हो गई। ऊपर से अब मीडिया को हैंडल करना भी पड़ेगा। तुम्हें पता है ना, मुझे ये लाइमलाइट बिल्कुल पसंद नहीं है। यस सर, सो सॉरी सर, आइंदा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझ के मैं माफ कर रहा हूँ। आगे से ध्यान रखना। आई होप इट इज क्लियर टू यू।
यस सर, मे वेरी विच क्लियर, यू मे गो नाउ। और आज कोई मीटिंग मत रखना, मैं थोड़ी देर में ही घर के लिए निकल रहा हूँ। ओके सर, बोलकर वहां से चला गया और वो लड़का फिर से अपने काम में लग जाता है। वहीं दूसरी ओर इंडिया में ममता की शाम गिन्नी न्यूज़पेपर को घूरे ही जा रही थी पिछले 15 मिनट से, और शवि उसे बस नोटिस कर रही थी। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, शवि, गिन्नू ऐसे क्या घूर रही हो न्यूज़पेपर को? अरे उसमें छेद हो जाएगा। और खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी बात सुनकर गिन्नी को होश आया तो वो चहकती हुई उसके पास आई और उसकी तरफ न्यूज़पेपर बढ़ाते हुए बोली, ये देखो मेरी जलपरी, आज क्या ब्रेकिंग न्यूज़ छपी है। अच्छा, ऐसी क्या तोड़ू खबर है इसमें? है ये तोड़ू न्यूज़ क्या होता है भला? गिन्नी ने असमंजस से शवि की तरफ देखा तो शवि हंसती हुई बोली, अरे अभी तुमने ही तो कहा कि ब्रेकिंग न्यूज़ है, तो मैंने बस उसी का हिंदी अनुवाद किया है। ओहो, तू भी ना, शवि कंफ्यूज कर दिया मुझे। गिन्नी ने सिर खुजाते हुए कहा, खैर अब बताओ क्या न्यूज़ है ऐसी जो तुम्हारी नजर हट ही नहीं रही थी पेपर से? एक्चुअली शवि न्यूज़ से ज्यादा मेरी नजर उसके चार्मिंग फेस पर थी। बोलकर गिन्नी शर्माने लगी। किसका चार्मिंग फेस? शवि ने पूछा। अरे आरएस का। गिन्नी बोली, कौन आरएस? शवि को कुछ समझ नहीं आया। अरे तुझे नहीं पता? आरएस मतलब ऋत्विक सिंघानिया, बिजनेसमैन ऑफ द ईयर एंड वर्ल्ड के टॉप 5 बिजनेस टाइकॉन में से एक, एंड मोर ओवर द मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ इंडिया। और गिन्नी आगे बोलने को हुई कि शवि ने उसे बीच में ही टोक दिया और बोली, अरे अरे बस कर गिनू अपना ये आरएस पुराण, और सीधे सीधे बता कि बात क्या है। ओ हाँ, तो सुन, आरएस इंडिया आ रहा है कल। ओ माय गॉड, मुझे तो सोचकर ही इतनी खुशी हो रही है। भाव कहते हुए एक बार फिर गिन्नी शर्मा गई और शवि अजीब तरीके से उसे देख रही थी। तो उसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है भला? शवि ने पूछा। अरे तुझे नहीं पता शवु, ऋत्विक सिंघानिया कोई मामूली इंसान नहीं है। वो तो लाखों लड़कियों का वो सपना है जो शायद कभी पूरा ना हो, पर फिर भी लड़कियां उसी के सपने देखती हैं कि एक नजर वो बस उन्हें देख ले बस। यू नो व्हाट शब्बू, वो कितना हैंडसम है। अरे फोटो में ही इतना कहर ढा रहा है तो रियल में तो पूछो ही मत। तो इसमें तुझे क्या मिलने वाला है? तू तो ऐसे खुश हो रही है कि जैसे वो तेरे लिए ही आ रहा है यहाँ। हाय तेरे मुंह में घी शक्कर मेरी जलपरी, काश काश ऐसा होता, पर मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। पर आखिर कोई तो होगी ना जिसके लिए वो आ रहा है, कोई तो होगी जो उसे अपना दीवाना बनाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने सभी लड़कियों को अपना दीवाना बना के रखा है। कोई तो होगी जिसके सपने वो देखेगा जैसे उसके सपने लड़कियां देखती है। कोई तो होगी। बस 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 मेरी राजधानी एक्सप्रेस, ब्रेक लगा ले, तू तो उसकी लव स्टोरी में ही घुसी चली जा रही है जबरदस्ती। शवि ने उसकी सोच पर विराम लगाते हुए कहा, सच कहूं क्यों, मुझे ना बड़ी जलन हो रही है इस लड़की से। गिन्नी ने नाक सिकुड़ते हुए कहा। शवि ने पूछा, किससे जलन हो रही है तुझे? अरे वही जो ऋत्विक की लाइफ में आएगी। हाँ तो कौन होगी वो लड़की जो करेगी राज ऋत्विक सिंघानिया के दिल पर, जो कि खुद लड़कियों के दिल पर राज करता है। उधर अमेरिका में ऋत्विक अपने कैबिन से बाहर निकला तभी सब एम्प्लॉयज खास करके लड़कियां एकदम से उसे ही देखने लग गए। एक लड़की जिसका नाम रुचि था वो गीतू से बोली, यार गीतू, मुझे तो लगता है कि भगवान जी ने ना हमारे आरएस को बनाने के बाद शायद हॉट लड़के बनाना है क्या मटेरियल ही खत्म कर दिया होगा। तभी तो देख क्या लुक है, क्या स्टाइल है, क्या एटीट्यूड है, क्या चार्म है यार, मतलब टोटल बवाल। उसकी बात सुनकर गीतू बोली, सच में यार कोई इतना डैशिंग कैसे हो सकता है भला। सच कहूँ ना तो अगर ये मेरे बॉस नहीं होते तो कसम से अब तक तो मैं प्रपोज मार चुकी होती। रुचि बोली, हाँ हलवा है ना जैसे उन्हें प्रपोज करना। अरे उनके सामने आते ही तो सबकी हवा टाइट हो जाती है, यस सर और नो सर बोलना ही मुश्किल हो जाता है। अरे वही तो इतना एटीट्यूड है कि किसी लड़की को एक नजर देखते तक नहीं है। इतने में ऋत्विक की नजर उन लोगों पर पड़ी तो वो हड़बड़ा गई और अपने काम में लग गई। वैसे तो ऋत्विक उन्हें डांट सकता था, लेकिन यूं कि उसका मूड पहले से ही सही नहीं था तो उसे पता था कि कहीं गलती से उसके मुंह से कोई अपशब्द ना निकल जाए, वो भी लड़कियों के लिए, क्योंकि भले ही वो कितना ही गुस्से वाला हो पर लड़कियों और औरतों की इज्जत करना उसे बखूबी आता था। इसलिए वो बस एक नजर उन्हें हल्का सा घूर कर वहां से चला गया और अपनी गाड़ी में बैठ गया और ड्राइवर से घर जाने को कहा। घर जाकर उसने पहले से अपनी पैकिंग की और फिर रात को नौकर डिनर लेकर आया। उसने डिनर किया और सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया क्योंकि सुबह उसे इंडिया के लिए निकलना जो था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि इस बार इंडिया विजिट उसकी पूरी लाइफ ही बदलने वाला है। इधर इंडिया में शवि और गिन्नी दोनों आपस में बैठकर बातें कर रही थी। शवि बोली, गिन्नी कल सुबह प्लीज जल्दी उठ जाना, याद है ना कल क्या है? गिन्नी, बोलो। अरे हाँ हाँ, कल का दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ, आखिर कल तो हमारा हीरो इंडिया आ रहा है।
पर मेरी जलपरी वो सुबह सुबह थोड़ी ना आएगा, वो तो शाम को आएगा ना। और वैसे भी मैं कल सारा दिन टीवी के आगे से हिलने वाली ही नहीं हूँ। आखिर उसकी झलक तो देखनी है ना। गिन्नी अपने ही सोच में डूबी बोले जा रही थी और शवि उसे बस आंखें छोटी करके घूरे ही जा रही थी। जब गिन्नी को ख्याल आया तो उसने शवि की तरफ देखा तो बोली, अरे क्या हुआ शवु, ऐसे क्यों देख रही हो? सीरियसली गिनू, तुम्हें लगता है कि मैं इस इम्पोर्टेंट डे की बात कर रही हूँ? अच्छा तो तुम किस बारे में बात कर रही हो? कुछ नहीं, रहने दो तुम। बोलकर शवि उठकर जाने को हुई तो गिन्नी ने उसका हाथ पकड़कर वापस से बिठाते हुए कहा, सॉरी सॉरी शवु, मैं तो अपने ही ख्याली पुलाव को पकाने लग गई और भूल गई कि तुझे तो इस बात में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है। अब गुस्सा छोड़, अब बता कि किस बारे में बोल रही थी तुम? हे महादेव, तुम कैसे भूल सकती हो गिनू कि कल श्रावण मास का पहला सोमवार है? अरे अरे, आई एम सो सॉरी शबू, मैं तो सच में भूल गई थी। इसका मतलब कि कल से तेरे व्रत स्टार्ट हो रहे हैं? हाँ, और इसलिए कह रही हूँ कि जल्दी उठ जाना, सुबह हमें मंदिर जाना है। लेकिन तुम्हें अपने आप से फुर्सत मिले तब तो ना, समझोगी मेरी बात? अच्छा सॉरी बोल रही हूँ ना यार, नाराज मत हो। कहते हुए गिनी शवि के गले में बाहें डाल लेती है और उसकी गाल पर किस कर लेती है। शी, कितनी बार कहा है तुमसे ये चीप हरकतें मत करो मेरे साथ। अरे यार, इसमें क्या चीप है, एक किस ही तो किया है और तू भड़क रही है। हाँ, क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं है, जानती हो ना। अरे मेरी जलपरी, एक बात बताओ कि कल को तुम्हारे वो जब तुम्हें किस करेंगे तो तुम भला उन्हें कैसे रोकोगी हैं? बोलो जरा। गिन्नी शरारत से बोली, कौन वो? अरे तुम्हारे वो मतलब तुम्हारे हमदम, तुम्हारे मन के मीत। वो तो तब होंगे ना जब मैं शादी करूंगी। जब शादी ही नहीं होगी तो कोई होगा भी नहीं, समझी? ये सब ना कहने की बातें होती हैं। जब वो आएगा ना तेरी लाइफ में तो तुझे पता भी नहीं चलेगा कि कब तुझे उससे प्यार हो गया और कब तू उसी की ही होकर रह गई। समझी मेरी जलपरी? कहते हुए फिर से उसके गाल पर किस कर लेती है। गिन्नू की बच्ची, तू कुछ भी कह ले मुझे, पर न मैं तेरे ये गोरे गोरे गुलाबी गाल देखकर रह ही नहीं पाती हूँ। शवि हल्का सा मुस्कुरा देती है। वैसे शबू यार, एक बात तो बता, क्या सच में तुझे प्यार से नफरत है? नहीं तो मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर तू हमेशा प्यार की बातों से चिढ़ क्यों जाती है? गिन्नू, मुझे प्यार से प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आजकल के प्यार से प्रॉब्लम है। आजकल के प्यार से मतलब? गिन्नी सर खुजाते हुए बोली, आजकल का प्यार मतलब आजकल प्यार की परिभाषा ही बदल के रख दी गई है। आजकल के प्यार का मतलब सिर्फ टाइम पास ही रह गया है। जब तक आप एक दूसरे की जरूरत पूरी नहीं कर देते तब तक प्यार रहता है, और जैसे ही जरूरत खत्म प्यार भी खत्म, बल्कि जान पहचान भी खत्म। और ऐसा प्यार मुझे पसंद नहीं। जबकि प्यार एक रूहानी एहसास है जो आपको अंदर से खुशी दे, जो आपको किसी दूसरे के लिए अपने आप को भूलने पर मजबूर कर दे, किसी और की खुशी में अपनी खुशी मिल जाए, किसी का दुख आपको तकलीफ दे, वो होता है प्यार। अरे वाह मेरी जलपरी, तुमने तो प्यार पर पूरी पीएचडी कर रखी है, पर फिर भी इसके बारे में बात नहीं करती क्यों? क्या तेरा मन नहीं करता कि कोई हो जो तुझे अपनी पलकों पर बिठा के रखे, तेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाए, तेरी एक मुस्कुराहट के लिए अपनी बड़ी से बड़ी खुशी को दांव पर लगा दे, तेरी आंखों में कभी आंसू ना आने दे? क्या पता तेरी किस्मत में भी कोई ऐसा हो। शवि व्यंग से मुस्कुराते हुए बोली, कौन सी किस्मत गिनू? वही किस्मत जिसने पैदा होते ही माँ बाप का साया सर से छीन लिया, वही किस्मत जिसकी बदौलत हमें अपनी पहचान तक नहीं मालूम, ये भी नहीं पता कि हमारे माँ बाप इस दुनिया में है भी या नहीं, और अगर है तो कहाँ है और क्यों हमें छोड़ दिया ऐसे ठोकरे खाने को। ये बोलते वक्त उसकी आंखें नम हो गई। गिन्नी ने जल्दी से उसे अपने गले से लगा लिया और बोली, चुप हो जा शबू, कितनी बार कहा है, तू ये सब मत सोचा कर प्लीज। हम सब है ना एक साथ, फिर हमें किसी और की क्या जरूरत? हाँ, बस तुम लोगों के सहारे ही तो जिंदा हूँ। पता है गिन्नू, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर दाइमा नहीं होती तो क्या होता, पर ऐसा है तो नहीं ना, और जो है नहीं उसे सोचने का क्या फायदा, और महादेव के होते हुए ऐसा कुछ होता भी नहीं है ना। हाँ, शवि मुस्कुरा दी। बस यूं ही पूरा दिन बातों बातों में ही निकल गया और शाम को बच्चों के साथ खेलते खेलते कब रात हुई उन्हें पता ही नहीं चला। फिर डिनर करके वो दोनों भी सो गई। उधर दिन निकल आया था और हमारे हीरो भी उठकर जॉगिंग पर चले गए। फिर वापस आके अपना ब्रेकफास्ट किया और तैयार होकर निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। आज ऋत्विक ने आलमंड कलर की शर्ट और जीन्स पहनी थी और साथ में ब्लैक कलर का ब्लेजर कैरी किया हुआ था। हाथों में महंगी रिस्ट वॉच, आंखों पर ब्लैक शेड्स, बाल जेल से सेट किए हुए थे। कुल मिलाकर डैशिंग लुक कैरी कर रहा था आज। एयरपोर्ट पर पहुंचकर उसने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की और प्लेन में जाके बिजनेस क्लास में अपनी सीट पर बैठ गया। अगले दिन सुबह ऋत्विक की फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुई। एयरपोर्ट के अंदर आते ही ऋत्विक का फोन रिंग किया
और फोन की तरफ देखते ही उसने चेहरे पर उसके स्माइल आ जाती है। उसने फोन पिक किया और बोला, हाँ बोल, कहाँ है तू? दूसरी तरफ से आवाज आई, एयरपोर्ट के बाहर ही हूँ यार, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि तू आज शाम तक अपने घर पहुंच पाएगा। ऋत्विक ये सुनकर बोला, क्या मतलब है यार अंबर? अंबर ऋत्विक का बचपन का दोस्त और एक तरह से उसका हमराज भी कह सकते हैं। दिखने में भी काफी स्मार्ट है, लेकिन नेचर बिल्कुल ऋत्विक से विपरीत। यहाँ ऋत्विक एकदम कड़क और थोड़े रूड मिजाज का है, वहीं अंबर एकदम शांत और कूल रहने वाला है, एकदम हंसमुख। मतलब ये कि बाहर मीडिया वाले तेरे स्वागत में खड़े हैं, कैमरा और माइक लेकर। अरे यार, जिस बात का डर था वही हुआ। अब मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा? ऋत्विक को टेंशन हो रही थी, वो मीडिया के सामने नहीं जाना चाहता था। तो उसने अंबर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज यार अंबर, कुछ कर ना, मुझे यहाँ से कैसे भी करके बाहर निकाल दे, बिना उसकी नजर में आए। तो अंबर कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा मुझे ये बता कि तूने क्या पहना हुआ है? उसका सवाल सुनकर ऋत्विक ने उससे कहा, ओए पगलेट, क्या पहनना से क्या मतलब है तेरा? कपड़े ही पहने हैं और क्या पहनूंगा भला? अरे अरे यार, नाराज क्यों होता है? मेरे कहने का मतलब ये था कि किस तरह के कपड़े पहने हैं तूने, जैसे शर्ट, ब्लेजर, हुडी, ऐसे? ओह तो ऐसे बोलना, हाँ मैंने ब्लेजर कैरी किया हुआ है इस वक्त। ओके ठीक है, फिर बन गया काम, अंबर ने खुश होते हुए कहा। कैसा काम? ऋत्विक ने हैरान होते हुए पूछा। सब बताता हूँ यार, तू बस वहीं रुक, मैं अभी 2 मिनट में अंदर आया, ओके? कहते हुए उसने झट से फोन काट दिया और ऋत्विक हैरान सा फोन को देखता रह गया। और उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था। उधर एयरपोर्ट के दूसरे दरवाजे पर एक ऑटो आके रुका और गिन्नी ने शवि का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला, ऑटो वाले को पैसे दिए और अंदर की तरफ चल पड़ी, शवि का हाथ पकड़े हुए ही। और शवि लगातार उसे पूछे जा रही थी, गिन्नू बता तो सही, इतनी सुबह सुबह तू एयरपोर्ट पर मुझे क्यों लाई है? तुझे पता है ना आज मुझे सबसे पहले मंदिर जाना था और तुम जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आई। अरे मेरी जलपरी, थोड़ा मुंह बंद कर और पैर चला, अंदर जाके सब पता चल जाएगा। शवि को कुछ याद आया और उसने वो चलते चलते रुक गई और बोली, एक मिनट, एक मिनट, कहीं तुम यहाँ अपने उस आरस की वजह से तो नहीं आई हो ना? नहीं यार शवु, मैं यहाँ किसी और के लिए आई हूँ। और रही बात आरस की, तो उसे तो मैं टीवी में ही देख लूंगी। यहाँ तो मीडिया वाले उसे अकेला छोड़ने से रहे, तो फिर किसके लिए आई है हम यहाँ? कहा ना अंदर चलो पहले। नहीं, पहले तुम मुझे सच बताओ तभी मैं चलूंगी। नहीं तो मैं नहीं आ रही। अच्छा बाबा ठीक है, तू नहीं मानेगी ना? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा तो सुन, हम यहाँ रिया को लेने आए हैं। शवि को तो यकीन ही नहीं हुआ जो अभी उसने सुना था। क्या कहा तुमने? गिन्नी, यही कि हम रिया को लेने आए हैं। आज वो वापस आ रही है हमारे पास, वो भी पूरे 2 साल के बाद। पर तुम्हें कैसे पता? वो कल शाम को उसने फोन किया था मुझे और सबको बताने से मना किया था, तुझे भी। पर तुझे पता है ना, मैं तुझसे कुछ भी नहीं छुपा पाती, इसलिए बड़ी जल्दी नहीं बता दिया मैडम आपने? हाँ तो क्या करती, उसने कहा था कि सबको सरप्राइज देना चाहती है वो। तो अब प्लीज तू गुस्सा मत करना। ओके ओके, किया माफ, शवि ने मुस्कुराकर कहा और दोनों अंदर की तरफ चल पड़ी। उधर अंबर अंदर पहुंचा और ऋत्विक को ढूंढने लगा। ऋत्विक एक जगह वेटिंग एरिया न्यूज़पेपर से अपना फेस कवर करके बैठा हुआ था। अंबर ने उसे झट से पहचान लिया और उसके पास जाके बैठ गया। और आ गया मेरा शेर, उसने उसके पास बैठते हुए कहा। ऋत्विक ने हल्का सा अखबार को नीचे किया और उसे देखकर मुस्कुराते हुए, हाँ आ गया मेरे बागड़ बिल्ले। क्या यार, अब तो हम बड़े हो गए हैं और तू अभी भी मुझे बागड़, मेरा मतलब वही बुला रहा है? अंबर कहते कहते रुक गया। और नहीं तो क्या, बड़ा तो तू हो गया, लेकिन तेरी ये बिल्ले जैसी आंखें तो बिल्कुल वैसी की वैसी ही है ना? हाँ तो अब मैं क्या आंखें निकाल लूं अपनी? चल ये सब छोड़ यार, और ये बता कि यहाँ से कैसे निकालेगा मुझे तू? बताता हूँ यार, पहले अच्छे से मिल तो ले मुझे। कहते हुए वो खड़ा हुआ और अपनी बाहें फैला दी उसके सामने। ये देखकर ऋत्विक मुस्कुराया और खड़े होकर उसके गले लग जाता है। मैंने तुझे बहुत मिस किया यार, अंबर ने कहा। मैंने भी, ऋत्विक ने हंसते हुए जवाब दिया। चल अब बता क्या करना है? हाँ एक काम कर, चल वॉशरूम चलते हैं। क्या, तुझे वॉशरूम जाना है? अब हम दोनों को जाना है यार, पर क्यों? तुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए। तुझे निकलना है कि नहीं? निकलना है यार, तो चल फिर। ठीक है चल, बोलकर दोनों वॉशरूम चले गए। और थोड़ी देर बाद जब वापस आए तो अंबर ने ऋत्विक का ब्लेजर पहने हुए था और ऋत्विक ने अंबर की ब्लैक हुडी और अपना पूरा फेस कवर करके रखा था। ऋत्विक ने कहा, अंबर यार तू मुझे अपनी हुडी ऐसे भी तो दे सकता था ना, फिर ये क्यों पूछा कि मैंने ब्लेजर डाला है या नहीं? तो अंबर बोला, हाँ ऐसे दे सकता था, पर अगर तूने ब्लेजर नहीं पहना होता तो तुझे अपनी हुडी देकर फिर मैं क्या पहनता? मेरा स्टाइल खराब नहीं हो जाता? ये सुनकर ऋत्विक ने उसे हल्की सी चपत लगाई और बोला, तू नहीं सुधर सकता ना बागड़ बिल्ले? बिल्कुल भी नहीं, अंबर बोला। फिर दोनों हंसते हंसते बाहर की तरफ जाने लगे तो अंबर एकदम से रुक गया और बोला, एक मिनट, तू यहीं रुक, मैं अभी आया। यार 5 मिनट?
अरे लेकिन कहाँ जा रहा है? तुझे यहाँ से निकलने का इंतजाम करने, बस 5 मिनट में आया, बोलकर वो चला गया और ऋत्विक उसका इंतजार करने लगा। उधर शवि और गिन्नी भी अंदर आ चुकी थी। तभी गिन्नी बोली, शबू यार तू थोड़ी देर यहीं रुक, मैं जरा वॉशरूम होके आई। ठीक है, शवि ने कहा। ठीक है, मैं आगे चल के वेटिंग में तुम्हारा इंतजार करती हूँ। ठीक है, ओके बोलकर गिन्नी चली गई और शवि वेटिंग की तरफ बढ़ गई। वहीं पर ऋत्विक ऋत्विक चहल पहल कदमी करते हुए अंबर का इंतजार कर रहा था और शवि भी सामने से अपने ध्यान से आ रही थी कि अचानक ही वो ऋत्विक से हल्का सा टकरा गई और दोनों के कंधे हल्के से छू गए। शवि को लगा कि ऋत्विक ने जानबूझकर टक्कर मारी है, तो वो एकदम से पलट गई, लेकिन उसकी तरफ ऋत्विक की पीठ थी और ऊपर से उसने अपना चेहरा भी छुपा कर रखा था, तो कुछ दिख नहीं रहा था। तो वो वहीं खड़ी होकर बोली, ए मिस्टर। उसकी आवाज सुनकर ऋत्विक रुक गया, लेकिन पलटा नहीं। शवि आगे बोली, दिखता नहीं है यार, या फिर आदत से मजबूर हो। ऋत्विक चौंक गया ये सुनकर, पर वैसे ही खड़ा रहा, जेब में हाथ डालकर। शवि आगे बोली, अच्छे से जानती हूँ ना तुम जैसे लफंगों को, जानबूझकर टक्कर मारते हैं, फिर बात करने के बहाने ढूंढते हैं, लेकिन तुम जैसों को लाइन पे लाने के लिए तो मेरी कोलापुरी ही काफी है। फिर कुछ सोचकर बोली, नहीं नहीं, कोलापुरी तो मैं पहले पहनती थी, अब तो मैं बाटा पहनती हूँ ना। फिर बोली, मेरी बाटा की सैंडल ही काफी है। ऋत्विक को ये सब सुनकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे अपनी पहचान छुपानी थी, तो वो बस चुपचाप खड़ा था। लेकिन उसकी सैंडल वाली बात सुनकर उसने अजीब से मुंह बना लिया और सोचने लगा, वर्ड लाइक सीरियसली, मैं इसे गली का कोई गुंडा लग रहा हूँ। शवि आगे बोली, और ये चेहरा क्यों छुपा रखा है आपने मिस्टर? जरूरत से ज्यादा हैंडसम हो या जो नजर लग जाएगी, या फिर जरूरत से ज्यादा ही बुरी है जो देखकर कोई डर जाएगा? और मुस्कुरा दी। उसकी ये बात सुनकर ऋत्विक से रहा नहीं गया। आखिर कब तक सुनता वो, जिसकी एक झलक पर लड़कियां अब सब कुछ हारने को तैयार रहती हैं। उससे कोई लड़की ऐसे बात करे, ये बात वो कैसे बर्दाश्त करता भला? और वो एक झटके से पलटा उसे जवाब देने के लिए कि तभी शवि भी पीछे को पलट गई, क्योंकि उसे पीछे से गिनी ने आवाज दे दी थी। पर क्योंकि वो उसके थोड़ा करीब खड़ी थी, तो पलटते वक्त उसकी चोटी ऋत्विक की बाह से छू गई और उसकी रबर बैंड निकलकर उसकी हुड्डी की पॉकेट में गिर गई और उसकी चुनरी हवा के झोंके से उड़कर ऋत्विक के चेहरे पर पड़ गई। और अचानक से ही ऋत्विक को कुछ अलग सा महसूस हुआ, एक अलग सा एहसास हुआ। उसकी हार्ट बीट भी नॉर्मल से ज्यादा हो गई और वो उसकी खुशबू में खो गया कहीं। उसे इस तरह बुत बने खड़े देखकर अंबर ने उसे जोर से हिलाया तो उसे होश आया। वो हड़बड़ा गया और आसपास देखने लगा, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। अंबर ने उसे पूछा, क्या हुआ है तुझे? कब से आवाज लगा रहा हूँ पर तू सुन ही नहीं रहा, कहाँ खोया हुआ था? उसके इतना पूछते ही ऋत्विक फिर से उसी में खो गया, लेकिन जल्दी ही अपनी सोच को किनारे किया और बोला, कुछ नहीं यार, बस कुछ सोच रहा था, नथिंग इम्पोर्टेंट। और हल्का सा मुस्कुरा दिया और दोनों चल दिए। बाहर आके ऋत्विक ने कहा, अच्छा तो तू गाड़ी लाने गया था, और नहीं तो क्या? अगर आगे की तरफ से जाते तो वो बाज और चील की नजर जैसे मीडिया तुझे किसी तरह तो पहचान ही लेती, इसलिए गाड़ी जहाँ पीछे की तरफ से लाया हूँ। बहुत अच्छा किया तूने, चल अब जल्दी से घर चल, सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाँ चल यार, मैं भी सबसे मिलने को बेताब हूँ, खास करके मम्मा से। और दोनों गाड़ी में बैठकर निकल पड़े। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।